तो जब आप केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाओगे ना ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ पे पढ़ा होता है, तो मोस्टली गर्ल्स तो उसी को, मैं भी करती रही हूँ, तो हम लेबोरेटरी में ही उसको यूज कर लेते थे, एसीटोन। एंड एंड पे जाके उनको कनेक्ट करके देखते हैं कि अच्छा ऐसे मर्डर हुआ है, ऐसे रॉबरी हुई है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी करना है। और कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा कर लेंगे। अब मैंने तो ज्यादा करने को भी नहीं बोला, मैंने कम करने को भी नहीं बोला। सो वो होते हैं नॉन आइडियल। किसी को बेहोश करते हैं तो वो उसके नाक पे एक रुमाल रख देते हैं, तो उस रुमाल पे क्या लिक्विड रहता है? दैट इज क्लोरोफॉर्म। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत है आप सबका हमारे केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम जो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करा था उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज है हमारा सेकंड सेशन, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। और इसमें जो चीज़ें करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, तो जो आज के टॉपिक्स हैं ना, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक्स थोड़े बहुत कैलकुलेशंस वाले हैं, थोड़ी डेरिवेशंस होंगी। तो पहले से ही माइंड सेट करके बैठना है कि हमें चीज़ें लॉजिकली समझनी है, प्लस डेरिवेशंस को नोट करना है, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। जैसे कि वेपर प्रेशर, भाई ये तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं भी हुआ तो आइडिया होगा इस चीज़ का, बट अब सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे डिस्कस करनी है, ये चीज़ें कैसे सीखनी है, वो हम देखेंगे। रॉल्ड्स लॉ उसी का पार्ट है। फिर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल गैस के बारे में तो सुना होगा, अब आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस भी आ चुके हैं। ओके, एजियोट्रॉप्स वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में भी थोड़ी सी ट्रिकी एक इन्फॉर्मेशन रहती है आपके पास। अगर वो कोड क्रैक कर लिया, लॉजिकली चीज़ को समझ लिया, तो वो बहुत ईजी है, अदरवाइज थोड़ा रट्टा लगाने वाला पार्ट है। बट इस चैप्टर, जिसके लिए ये पूरा चैप्टर बना है, वो चैप्टर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड वो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, अब उसी के कुछ पार्ट्स होंगे, उसमें से आज सिर्फ हम एक पार्ट ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। बट अगर हम एक किसी जर्नी पे जा रहे हैं तो हमें ये तो याद रहता है ना, आज हम इस सिटी में पहुंचे हैं, बट निकले तो कहीं और से थे ना, निकले कौन कौन सी सिटीज़ को पीछे छोड़ आए हैं, उसका भी आइडिया होना चाहिए। सो उसके आइडिया के लिए एक रीकैप ले लेते हैं। रीकैप में हमने क्लास में क्या करा था? वी स्टार्टेड दिस चैप्टर के सोल्यूशंस है क्या, राइट? सोल्यूशन तो सबको पता था, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी ली थी, बट आपके माइंड में एक एग्जाम्पल हमेशा फिट रहती है, सॉल्ट इन वाटर। फिर हमने देखी उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी अगर स्टेट डिफरेंट है तो कौन सी टाइप है, कितने कंपोनेंट्स मिक्स करे हैं। तो आई होप लास्ट क्लास से आपको ये दो चीज़ों के बारे में तो पता होगा कि व्हाट इज अ सॉल्यूट, व्हाट इज अ सॉल्वेंट। आई होप ये दो चीज़ें तो पता होंगी। और जिनको इनके बीच का डिफरेंस याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिनको वो याद है वो लाइक कर दो, एंड कमेंट में भी मुझे बताना कि क्या मैंने ट्रिक बताई थी इन दोनों को याद रखने के लिए। ठीक है, एंड फिर हमने देखी थी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड मैंने आपको बोला भी था उसके बेस सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्या आपने करे, अगर कोई भी डाउट आता है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको मैंने हर क्लास में शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। कोई भी डाउट आता है किसी न्यूमेरिकल में भी, या हमारे कोई भी आपको पीपीटी चाहिए, यू कैन आस्क इन दैट ग्रुप। ओके, अब हेनरीज लॉ वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हेनरीज लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी स्टेटमेंट एज इट इज़ याद होनी चाहिए। छोटा सा एक्सप्रेशन है P = KHX, एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस पे तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछता भी है कि सुमन चलो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ मेरे से, तो मैं मोस्टली इसी से क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा जो स्कूबा डाइवर्स पानी में जाते हैं उनके सिलेंडर में क्या होता है। सबका आंसर आता है ऑक्सीजन। बट अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन अटेंड करा है, अब आपको पता है ऑक्सीजन के साथ और क्या वहाँ पर एडिशन होती है, कौन सी गैस साथ में रहती है, एंड उसका रीज़न क्या है। ठीक है, सो ये चीज़ें हमारी निजी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हम जैसे टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर, और किसी को भी मैं पूछूंगी सबसे पहले यही आंसर आता है मैम वेपर्स का प्रेशर। सो उसको क्यों पढ़ना है फिर, राइट? वेपर का ही प्रेशर होता है। जैसे ये देखो, इसमें दिख रहा है नीचे पानी है एंड ऊपर वो बॉईल कर रहा है, एंड वो एरो भी घूम रहा है। ये एरो अगर आपको दिख रहा हो इसमें, उसका मतलब क्या है?
घर में किचन में जाते हो, पानी बॉईल करते हो। सर्दियों में अगर नहाना होता है तो कई बार मम्मी गैस के ऊपर भी पानी गर्म कर देती है, कई बार वैसे भी स्टीम लेने के लिए भी करते हो अगर जुकाम वगैरह हो, है ना। सो आपने देखा होगा कि जब उस ढक्कन से जिससे कवर करा होता है पानी के बर्तन को, उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, है ना। तो वो बूंदें कई बार टपक टपक कर नीचे ही गिर रही होती हैं पानी में, है ना। सो वो ऐसा क्यों होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है केमिस्ट्री के टर्म्स में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम समझेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड व्हेन दे आर इनटू वेपर फेस एंड जब वो लिक्विड फेस में है, दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम है तब हम उसे कहते हैं वेपर्स का प्रेशर। अब वो क्या है? नीचे से मैंने पानी को हीट करना शुरू करा, मैंने गर्म करा, पानी में क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब मैंने ये क्लास 11th में भी पढ़ाया है, आप लेक्चर्स देख सकते हो, ये आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने पानी को हीट करा तो क्या ऐसा होता है कि जब पानी बॉयल हो गया उसका फॉर्मूला चेंज हो जाए? वेपर फेस में तो वाटर ही रहता है, H2O ही रहेगा, एंड H2O ही नीचे था इन लिक्विड फेस, एंड यहाँ पर वेपर्स की फेस में है वो। अब फॉर्मूला सेम है तो फिर चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी रहती हैं? वाटर के बीच में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, है ना, इंट्रैक्शंस रहती हैं। अब क्या है, जैसे ही आपने हीट करा, आपके सपोज करो क्लास में सारे दोस्त बैठे हो और क्लास में आग लग गई है ना, क्लास के आसपास कहीं से फायर अलार्म चल पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सो आप क्या करोगे? मोस्टली सारे ही क्या करोगे? फायर अलार्म को सुनकर भागने लग जाओगे, है ना, भागने लग जाओगे। सो ऐसे ही होता है, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो जैसे ही उनको इनफ एनर्जी मिलती है, अब आप तो बैठे हो क्लास में, आप में इनफ एनर्जी है, आपने खाना पीना खाया है, यू आर अ परफेक्ट हेल्दी स्टूडेंट, सो वहाँ पर भाग निकलोगे। सो ऐसे ही होता है, जैसे ही ये गैस के वाटर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं तो वो लिक्विड फेस को ओवरकम करके वो वेपर फेस में आ जाते हैं, वेपर फेस में आ गए। अब कुछ बच्चे भाग गए रूम से, बट वो तो एक फायर अलार्म था, आग अच्छे से आपको दिख थोड़ी रही कि कहाँ पे लगी है, शायद किसी ने प्रैंक करी हो, तो कुछ बच्चे बैठे रहे कि ये तो होता ही रहता है हमारी क्लास में, है ना, ऐसी चीज़ें। तो कुछ नीचे भी हैं और कुछ ऊपर चले गए वेपर्स की फॉर्म में। तो वो अभी है तो वाटर ही, स्टूडेंट चाहे भाग गए रहे तो वो स्टूडेंट्स ही ना उसी क्लास के। अब ऊपर तो ढक्कन है, ऊपर से मैंने कवर कर दिया, तो ऊपर अब एस्केप नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे? ऊपर जाके एनर्जी लॉस्ट होगी, खत्म हो गई, वे भागे हैं, जितनी एनर्जी लेकर भागे थे अब वो तो क्या हो गई, वहाँ पर जाकर खत्म हो रही है। सो वो वहाँ पर जाके उसके ढक्कन से लग जाते हैं, तो वो फिर से कंडेंसेशन हो जाती है। अब वो फिर से क्या करेंगे? वापस पानी में गिर जाएंगे, तभी वो आपको उसके लिड के अराउंड, बर्तन के ऊपर जो ढक्कन है उसके अराउंड दिखते हैं। तो अब वो क्या करेंगे? वापस से पानी में गिर जाएंगे, लिक्विड फेस में आ गए। तो फिर ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा है, जिसमें ये दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ बॉईल कर रही है, पानी जैसे बॉईल कर रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये तो सबको याद होगा, सबको पता है, जीके का क्वेश्चन है भाई। 100 डिग्री सेल्सियस, आपने टेम्परेचर दे दिया 150 डिग्री, तो आपको क्या लग रहा है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 150 हो गया? नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है, ये एक फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट पे क्या होता है? इससे किसी चीज़, कोई चीज़ बॉयल कर रही है, चाय बॉयल कर रही है या पानी बॉयल कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, अब वेपर्स का प्रेशर है, वेपर इस पे एक्सर्ट कर रही है, उसके ढक्कन पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। अब एक पॉइंट पे आकर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, इसको हम लेते हैं 1 atm। तो अब कोई चीज़ बॉयल कब करती है? जब ये वेपर्स का जो प्रेशर है ना, ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ पर जाके चीज़ बॉयल करने लग गई, एंड वो टेम्परेचर पानी का क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप चाहे 150 से 200, 250 पहुंच जाओ, भाई वो एक लेवल अचीव कर लिया उन्होंने, अब उससे आगे नहीं जाने वाले, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कहाँ ही जाएंगे।
सो अब वो नहीं होते, अब इससे पॉइंट आगे नहीं बढ़ता। बट तो बाकी की वेपर्स क्या है, वो वेपर फेस में जाती रहती हैं, लिक्विड वेपर फेस में। तो पानी अगर आपने ढक्कन नहीं डाला है उसके ऊपर तो बर्तन खाली हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, एटमॉस्फेयर में चला गया है। सो ये होता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स ही रहेगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि उस टेम्परेचर पे क्या हुआ है, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। तो दिस वाज वेपर प्रेशर। तो ये तो कुछ भी नहीं है मैम, चैप्टर तो सॉल्यूशंस का है, तो आपने हमें पानी का क्यों समझाया? पानी तो एक प्योर लिक्विड है ना। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि जब मैंने पानी में कुछ मिक्स कर दिया, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड एंड लिक्विड, अब मैंने पानी में अल्कोहल मिक्स कर दी। लिक्विड की एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, एक टेबल पढ़ाया था मैंने, एनसीईआरटी में भी है, मैंने भी करवाया था, तो वो एग्जांपल याद होनी चाहिए। जिसको नहीं याद, जस्ट गो एंड टेक अ क्विक लुक, ठीक है। अब मैंने पानी के साथ क्या डाल दिया? अल्कोहल। अल्कोहल की स्टेट क्या है? वो भी लिक्विड। पानी भी क्या है? वो भी लिक्विड। सो दोनों का एक सोल्यूशन बना है। अब हमें बताना है ऐसे सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा। आप अकेले बैठकर पढ़ाई करते थे रूम में, बहुत अच्छे से आपका एक टाइम टेबल सेट है कि आपको एक वीक में इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, जेई के अकॉर्डिंगली पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। अब आपका एक दोस्त बना क्लास में, जेई सेशंस में, या यही कमेंट सेक्शन में आपको कुछ दोस्त बन गए आपके, एंड आप ऑनलाइन सेशन या आप ऑनलाइन मीटिंग करके कर रहे हो, या आपका वो दोस्त आपके ही घर के आसपास रहता है, आप दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? बातें भी करोगे आप लोग, बातें भी करोगे, कुछ खाओगे भी, एक दूसरे का फ़ोन भी देखते होगे, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है ना। सो वही सारी चीज़ें हमें देखनी है कि क्या होता है। बट ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो आपका दोस्त आपके घर पे आ रहा है और आप भी पढ़ रहे हो, तो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो समझा रहा है, जो उसे नहीं समझ आ रही आप समझा रहे हो, बहुत ही अच्छा जा रहा है। सो ये दो केस हो सकते हैं, तो वही यहाँ पर देखना है। अब अगर हम केमिस्ट्री के एग्जाम्पल है, चाहे यहाँ पर टॉलीन की बेंजीन के साथ एग्जाम्पल ली है, दोनों ही लिक्विड हैं। बेंजीन की स्टेट क्या होती है? अरे बच्चों को ना ऐसे स्टेट्स ही नहीं पता होती। मैं पूछती हूँ अमोनिया कौन सी स्टेट में है, HCl प्योर स्टेट में प्योर फॉर्म में किस स्टेट में है? तो बच्चों को यही नहीं पता। क्या आपको पता है? पता होना चाहिए, ठीक है। HCl गैस है। ऐसे ही बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा है, बट बेंजीन इज अ लिक्विड। बट लेबॉर्ट्री में ये जैसे पानी यूज़ होता है, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसे यूज़ होता था। बट फिर क्या हुआ, पता चला कि ये तो भाई कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉसिंग। तो अगर आप किसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो और बेंजीन के कांटेक्ट में आ रहे हो 1 साल के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के, इसीलिए ये बैन है। तो हम अल्कोहल एंड वाटर की एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ वाटर था, वाटर को मैंने हीट करा, वेपर्स बन गई, ये वाइट जो बॉल्स मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये सिर्फ वाटर के हैं, राइट। नेक्स्ट मैंने वाटर के साथ अल्कोहल को मिक्स कर दिया, अल्कोहल हो गई ये ब्लू ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले मॉलिक्यूल्स बन गए। अब दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही अच्छे लिक्विड्स हैं। तो अब जो इनके बीच में वेपर प्रेशर जो जनरेट हो रहा है सोल्यूशन का, उसकी वेपर्स किस की होंगी? वेपर्स अल्कोहल की भी होंगी, वेपर्स वाटर की भी होंगी। तो अब ये मिलकर, अब ऊपर ढक्कन लगाए, ये बंद है पूरा केस, तो उनकी वेपर्स मिक्स होकर आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों का अब प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है वो किनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से है? वो अल्कोहल एंड वाटर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। पहले अल्कोहल का कुछ अपना केस था, पानी का अपना वेपर प्रेशर था, प्योर वेपर प्रेशर। बट अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो दोनों की एडिशन है, ठीक है, दोनों की एडिशन ही है। कुछ समझने में तो कुछ नहीं हो रहा ना, ऐसे हम लॉजिकली समझ रहे हैं कि दोनों का ऐड हो गया, राइट। तो अब इसके लिए एक साइंटिस्ट था रॉल्ट, उसने एक लॉ दिया कि जब 2 लिक्विड हो, अब जो दोनों ही लिक्विड वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये वोलेटाइल लिक्विड्स का केस है। तो रॉल्ट्स लॉ ने ऐसे सॉल्यूशंस के लिए क्या अपना लॉ दिया कि जब भी टोटल वेपर प्रेशर होगा,
टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों कंपोनेंट पे। सपोज एक अल्कोहल है P1, एक है मेरे पास वाटर, तो दोनों की एडिशन होगी हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल। बट इसकी डेरिवेशन हमें समझनी है, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, बट समझ में आया। जब प्योर लिक्विड था तो प्योर वेपर प्रेशर था, बट जब अब वो दोनों मिक्स हो गए हैं तो उनका टोटल क्या है, दोनों की एडिशन, राइट। बट अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्या कहा कि आप चाहे आप इधर देख लो, बट अगर नहीं समझ में आता यू कैन अंडरस्टैंड जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। अब कंपोनेंट उन्होंने ए बी ले लिया, मैं 1 2 ले रही थी, चलो मैं भी ए बी ले लेती हूँ। तो सपोज एक कंपोनेंट है अल्कोहल, ए फॉर अल्कोहल समझ लो। तो उसने बोला कि जितना वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना अल्कोहल या कोई भी कंपोनेंट जो वोलेटाइल है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के, कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज PA0। PA0, अब PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जब वो किसी में मिक्स नहीं था, जब वो सिंपल अल्कोहल थी। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है PA एंड PB0 आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। तो ऐसे ही मुझे PB के लिए एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो आप लिख सकते हो, क्या आएगा, PB इज इक्वल टू PB0 XA। अब टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, P total is equal to PA plus PB, right? But PA and PB की वैल्यूज मैंने क्या निकाली है, these are PA0 XA0 plus PB0 XB0, right? यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब अगर याद हो, प्लीज़, आई होप यू गाइज रिमेंबर, इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा उसने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, एंड ये चीज़ तो पता होगी। आई राइट इन डिफरेंट कलर। जैसे मैंने क्या बताया था कि सपोज 2 कंपोनेंट है, उनकी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, राइट। तो मुझे अगर क्या करना है, यहाँ पर मुझे XA का लिखना है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो इसके इक्वल है ना, मैंने ये XB को इस साइड ले गई, सो यही चीज़ मैंने करी है। सो अब मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ ये वैल्यू, यहाँ पर मैं XA की वैल्यू पुट कर देती हूँ। चलो P टोटल इज इक्वल टू PA0, XA किसके इक्वल है, 1 माइनस XB प्लस PB0 XB0। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, ये बता रहा है टोटल वेपर प्रेशर, बट यहाँ पर सिर्फ हम XB के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, जो कि यहाँ पर कौन सा था, अल्कोहल एंड वाटर के केस में वाटर। सो अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं, सो मेरे पास A क्या आ जाएगा, यहाँ पर XB कॉमन रखेंगे हम, सो ये आता है PA0 प्लस PB0 PA0 XB। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गुम हो गए होंगे, देखो गुम नहीं होना है, गुम नहीं होना है। मैथ्स में बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करते हो, फिजिक्स में भी करते हो, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे भी ना तो यही एक्सप्रेशन आने वाला है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रॉल्स लॉ फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड देन उनकी मोल फ्रैक्शन पे, कौन से कंपोनेंट की, जो कि उनका सॉल्वेंट है, ठीक है, यस, कुछ भी एक कंपोनेंट पे। डन। अब क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, कैन यू डू इट, या आप चाहते हो कि मैं ही करूं? आई होप यू गाइज कैन डू इट, और समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दो। अगर जिसको नहीं समझ में आया, देखो ऐसे होता है, ये PA0 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, PA0 माइनस PA0 XB प्लस PB0 XB0। अब ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, अब यहाँ पर XB इसमें भी है, XB इसमें भी है, तो जब PB फ्रंट पे आएगा तो ये फिर आगे आ जाएगा, तो XB कॉमन आया इनमें से, और इसको माइनस को मैं अंदर ले गई, प्लस बाहर ले आई, सो ये क्या आया,
पी बी नॉट आगे ले आई माइनस पी ए नॉट, ताकि प्लस वाली टर्म्स आगे रहें, और एक्स बी। समझ में आया? कुछ भी नहीं है प्लीज़। मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ कि आप लोग मैथ से डरते हो, एंड आई होप जेई वाले बच्चों के साथ ये सीन नहीं होगा। सो दिस इज द डेरिवेशन। ओके, किस चीज़ की? रॉल्स लॉ की। शुरू कहाँ से करा? वेपर प्रेशर से। पहले हमने समझा पानी का वेपर प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, बॉईल कैसे करता है। फिर हमने केस लिया, अच्छा अगर हम पानी में कुछ मिक्स कर दें तो हमें पता चला कि दोनों का प्रेशर हम कंसीडर करेंगे, तो उसकी वैल्यूज़ डाली। कल जो एक्सप्रेशन करा था उसकी वैल्यूज़ डालकर मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। ओके, अब तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्लासेस मिस नहीं करनी होती। अब अगर ये एक्सप्रेशन नहीं समझ आया कि 1 माइनस एक्स बी कैसे हो गया, ये हमने लास्ट क्लास में करा था। सो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। जब हम सिटीज़ क्रॉस कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, या आप यहाँ से बेंगलोर से निकल रहे हो मैसूर के लिए, तो ऐसे ना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम वो चीज़ें स्किप नहीं कर सकते। स्टेयर्स पे जा रहे हो तो यू कांट स्किप स्टेयर्स, आपको जंप करके सीधा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंचने वाले, ठीक है? सो चीज़ें याद रखनी है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो फर्स्ट पार्ट इज डन, रॉल्स लॉ इन केस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स का सोल्यूशन जब लेते हैं। बट अब हमने जो एग्जाम्पल ली है वो लिक्विड एंड लिक्विड थोड़ी ली है, हमने वहाँ पर क्या लिया है? वी ऑल्सो टुक सॉलिड का केस। तो सॉलिड्स के केस में क्या होगा ये भी हम करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि रॉल्स लॉ जब एक हेनरी लॉ का केस बन सकता है, कैसे? चलिए समझते हैं। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, इस स्टेटमेंट को रीड करो। उसने बोला कि जो प्रेशर है दैट इज सपोज पी ए का, कि जो प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वॉलेटाइल लिक्विड में, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एक्स ए के। एंड अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा रही हूँ तो मेरे पास प्योर कंपोनेंट का प्रेशर आ रहा था, है ना? टोटल कर दिया वो बात अलग है, बट एक कंपोनेंट के लिए तो यही था ना। अब हेनरीज लॉ ने क्या बोला? उसने दिया था एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन था? मैंने बोला था दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉ, P इज इक्वल टू KHX। उसने बोला था कि जो गैसेस का प्रेशर है वो भी सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि कितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो। कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जांपल के बॉटल को टाइटली उन्होंने बंद करा होता है ना? अब ये तो लिक्विड्स के लिए है, ये गैसेस के लिए है। अब सपोज करो कोई ऐसा लिक्विड ले लें जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, इतना वॉलेटाइल कि वो गैस के जैसे ही बिहेव कर रहा है। जैसे एसीटोन को कभी नेल पेंट रिमूव करना है, मुझे नेल पेंट रिमूव करना हो तो लड़कियों के पास तो होता ही है ना, लड़कों ने भी देखा होगा अगर बड़ी बहन है या मम्मी यूज़ करती है तो कौन सा लिक्विड यूज़ होता है नेल पेंट रिमूवर? एसीटोन यूज़ होता है ना? तो जब आप केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में जाओगे ना ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ पे पढ़ा होता है, तो मोस्टली गर्ल्स तो उसी को, मैं भी करती रही हूँ, तो हम लेबॉर्ट्री में ही उसको यूज़ कर लेते थे एसीटोन को। तो जब आप एसीटोन की बॉटल को खोलते हो ना, हाथ पे लगाते हो, वो जल्दी से इवेपोरेट कर जाता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसे लिक्विड्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। पानी को ऐसे रख दिया, पानी बहुत टाइम लगाता है इवेपोरेट होने में, है ना? पानी भी तो इवेपोरेट होता है, बट जो एसीटोन है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है पानी के मुकाबले। तो अगर मैं ऐसा लिक्विड ले लूँ जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, इतना वॉलेटाइल कि इट बिहेव्स एज अ गैस, तो फिर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही हो जाते हैं। फिर ये रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ का ही केस बन जाता है। दोनों में वैसे भी देख लो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर है, दूसरी साइड पे एक्स कंसंट्रेशन है, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? हमारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में। तो वहाँ पर हेनरी कांस्टेंट क्या बन जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सो दिस इज हाउ रॉल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। प्लीज ट्राई टू कनेक्ट दी डॉट्स। केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कभी कि एक चीज़ सीख ली तो छोड़ दिया, आगे वाली कुछ और चीज़ सीख रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ों को याद रखना है एंड डॉट्स कनेक्ट करने हैं। CID देखते हो, CBI बोल रहे हो, CID देखते हो, ऐसे कुछ क्रिमिनल शोज़ आप देखते हो, तो क्या करते हैं वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो छोटे छोटे लिंक्स लेते जाते हैं एंड एंड पे जाके उनको कनेक्ट करके देखते हैं कि अच्छा ऐसे मर्डर हुआ है, ऐसे रॉबरी हुई है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी करना है। कुछ लोगों का तो बहुत दिमाग चलता है उन सब में, पहले ही गैस करने लग जाते हो क्रिमिनल मूवी में कि हाँ इसने मर्डर करा होगा। तो वैसे ही केमिस्ट्री में आपको ऐसे दिमाग में रखनी है चीज़ें कि अच्छा ऐसे कनेक्ट हो रहा होगा,
ठीक है, तभी इंटरेस्टिंग लगती है, नहीं तो ये काफ़ी बोरिंग लग सकते हैं टॉपिक। अब आ गया थोड़ा इंटरेस्टिंग वाली चीज़, जब सॉलिड डाल दिया, सॉलिड मतलब सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दी, अब क्या केस होगा? जब प्योर वाटर था, सिर्फ प्योर वाटर के ही मॉलिक्यूल्स थे वहां पर, प्योर वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट, जब वहां पर मैंने सॉल्ट डाल दिया, अब पानी था पूरा, उसमें थोड़े थोड़े सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए। ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये सॉल्ट के हैं। अब इन्होंने ना रास्ता रोक दिया, अब इन्होंने रास्ता रोक दिया। तो अब सपोज यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल, प्योर के केस में, प्योर लिक्विड 50 मॉलिक्यूल जा रहे थे, अब रास्ता रोक दिया कुछ और मॉलिक्यूल्स ने, तो ऊपर कितने जा रहे हैं? जस्ट 30। क्लास का बहुत ही अच्छा माहौल है, आप सुपर या आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप बोले मोस्ट इंटेलिजेंट बैच में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बट अब उस क्लास में गलती से कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहते, तो वो चाहते हैं कि आप भी मत पढ़ो, तो वो पीछे खींचते हैं ना, तो आप मोटिवेशन कम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन है। अब सॉलिड का तो प्रेशर नहीं होगा ना, सॉलिड क्या करते हैं? सॉलिड तो वेपोरेट नहीं करेंगे, सॉल्ट तो कभी वेपोरेट करता ही नहीं है, तो सॉल्ट एज इट इज आएगा, सरफेस ब्लॉक कर देगा। तो अब जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? तो अब वेपर प्रेशर भी, अब वेपर्स ही कम बन रही हैं, तो वेपर प्रेशर कम होगा ना, ठीक है। अब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? प्योर लिक्विड से कम होगा, कम होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही समझने वाली बात है, सपोज करो आपको घर से कॉलेज जाने में या स्कूल जाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, या यहाँ पे 50 लिखा है, 50 मिनट्स लग रहे हैं घर से कॉलेज जाने में, ओके। यहाँ पे आपका होम है, यहाँ पे है आपका स्कूल या कॉलेज, 50 मिनट्स लग रहे हैं। अब आपको रोज़ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर से निकलते हो, हेडफोन्स लगा लिए कानों में, ये कैसे भी चले, 50 मिनट्स लगे मैक्सिमम। अब उस दिन क्या हो गया, आपको रास्ते में दोस्त मिल गए, या आप साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल पंचर हो गया, या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, या बारिश होने लग गई, तो आपका क्या हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वो 50 मिनट नहीं 1 आवर हो गया, या 1 आवर 15 मिनट्स हो गए, तो अब टाइम क्या हो गया, ज़्यादा लग रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसको सपोज टाइम लग रहा था 50 मिनट्स वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में। अब रास्ते में दिक्कत क्या आ गई, सल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वो अब जाने नहीं दे रहे, रास्ता रोक रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अब इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर चुका है, वेपर प्रेशर 30 हो गया, बट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर गया। अब अगर वाटर का वेपर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, अब वो 100 नहीं रहा, अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है 105, क्योंकि अब आपने बीच में क्या डाल दिया है, कोई ना कोई सल्यूट जिसने वेपर प्रेशर कम कर दिया है। अब रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक है। प्लीज समझना, इस चीज को रट्टा नहीं लगाना है, बार बार देखो, थोड़ा बैक करके दोबारा से सुनो मैंने क्या एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो ऐसे केस में रॉल्स लॉ का क्या एक्सप्रेशन होगा, अब 2 तरह के प्रेशर थे, एक तो PA एंड PB टोटल के लिए। अब रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या रहती है, अब जो सल्यूट है, जिसको हमने सल्यूट ले लिया, वो तो कुछ एक्सर्ट ही नहीं कर रहा वेपर प्रेशर, है ना, तो उसका कंसीडर ही नहीं होगा। सो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ पानी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसने क्या बोला, फॉर एनी सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इधर तो वोलेटाइल कंपोनेंट सिर्फ पानी है, तो सॉल्ट या कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सल्यूट का काम कर रहे हैं, अब वो क्या है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट,
तो रॉल्स लॉ ने अब मॉडिफाई कर दिया ऐसे सॉल्यूशंस के लिए। उसने बोला कि सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट मेरा पानी ही है तो टोटल, तो यहां पर क्या एक्सप्रेशन आएगा, P इज इक्वल टू एक्स से PA, यहां पर कांस्टेंट हटेगा तो PA नॉट आएगा x से। तो यही होगा P टोटल। P भी है ही नहीं, वेपर्स बन ही नहीं रही सॉलिड की, बनेगी भी नहीं कभी, लॉजिकली सोचो तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन रह जाता है। इजी हो गया ना। दो रॉल्स लॉ के एक्सप्रेशंस आए। एक तो उसने दिए जब लिक्विड का सोल्यूशन था तो दोनों ही वॉलेटाइल हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही वॉलेटाइल है तो सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रहा है। और हमेशा याद रखना है जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसी की वजह से हमेशा प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, प्लीज़ आई होप दिस इज़ नॉट टू मच फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत आती है टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना या फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, अब आइडियल बच्चे कौन से होते हैं? आइडियल सोल्यूशन को पढ़ने से पहले सपोज मैं रॉल्स हूँ, मेरा नाम रॉल्स है, तो आप मेरे कुछ क्लास में बच्चे होंगे जो बिल्कुल ओबे कर रहे हैं। मैंने बोला मोलैरिटी के 10 क्वेश्चंस करके आना, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के। कुछ बच्चे 50 के 50 क्वेश्चंस करके आएंगे ना करके। अब कुछ बच्चे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज़्यादा कर लेंगे, है ना। तो जो बच्चे मेरी पूरी बात मान रहे हैं, मैंने जितना काम दिया उतना ही कर रहे हैं, दे आर आइडियल स्टूडेंट फॉर मी। टाइम पे आ रहे हैं, पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो आइडियल स्टूडेंट्स हैं विच आर फॉलोइंग माई रूल्स। कुछ बच्चे ना ही क्वेश्चन जीरो, कुछ सॉल्व ही नहीं करा कि लेक्चर लग गया ना, मैडम ने पढ़ा दिया, मैं नहीं कर रहा, ये टाइम ही नहीं लगा। और कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा कर लेंगे। अब मैंने तो ज़्यादा करने को भी नहीं बोला, मैंने कम करने को भी नहीं बोला। सो वो होते हैं नॉन आइडियल। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल को कैसे समझना है? वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, solutions which obey Raoult's law over the entire range, okay, entire range, कि चाहे जितना मर्जी हम उनकी कंसंट्रेशन डाल लें या कितना मर्जी अमाउंट ले लें, वो हमेशा फॉलो करेंगे। सो मतलब चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वो बच्चे मेरा हमेशा मान रहे हैं कि मैम ने ये काम दिया तो करके आना है। ठीक है, सो ऐसे ही रॉल्स लॉ के हैं। बट क्या ऐसे बच्चे होते हैं? नहीं होते ना। आप थोड़े दिनों के लिए कर लोगे, बट कई बार कोई और प्रॉब्लम भी आ जाती है, घर में शादी है या कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमार हो गए, तो नहीं कर पाते। तो ऐसे ही आइडियल तो चीज़ कोई भी नहीं होती, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो ऐसे ही ऐसे सॉल्यूशंस मिलना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ओके, तो अब कौन से सॉल्यूशंस होंगे आइडियल, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने बनाया AB, तो वो किससे मिलकर बना है? A से, और मिलके बना है B से। ये है सॉल्यूशन, ये मान लो सॉल्यूट है, और ये है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट में कुछ अपनी इंटरेक्शंस हैं, सॉल्वेंट में कुछ अपनी इंटरेक्शंस हैं। इंटरेक्शंस जैसे आपके दो सेक्शन में दो बच्चे हैं, है ना, ये आपके दो घर हैं, आपके रिलेटिव्स के, एक भूआ, दो भूआ हैं, दोनों भूआ के घर हैं। उन भूआ के बच्चों में, कजन्स में अपनी एक दोस्ती होगी, है ना, दूसरी भूआ के घर वालों की अपनी दोस्ती होगी। अब वो दोनों मामा के घर आए हैं, वो आप मामा हो, तो आप मामा के घर पे आए हैं, तो दोनों की दोस्ती हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे वो आपस में है वैसे ही वो आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, है ना, तो सब घुल मिल गए हैं। ऐसा ही है, जो ए के बीच में अपनी इंटरेक्शंस थी, बी के बीच में अपनी इंटरेक्शन थी। ये पहली भूआ के, ये दूसरी भूआ के बच्चे हैं, मिलने के बाद भी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है, सेम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि वो तो हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में रहते हैं, है ना। सो ऐसी इंटरेक्शन है, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। सपोज अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में इसको समझाऊं तो डेल्टा H मिक्सिंग मतलब मुझे जो बॉन्ड तोड़ना था, मुझे ये बॉन्ड ए का, तभी तो वो बी के साथ बॉन्ड बनाएगा। मेरी एनर्जी लगी 50 किलो जूल बॉन्ड तोड़ने में, इसका बॉन्ड तोड़ने भी मेरी लगी 50 किलो जूल, दोनों की। बट जब बॉन्ड बन गया,
अब देखो, किसी का ब्रेकअप करवाते हो या ब्रेकअप होता है तो एनर्जी लगती है ना। आपको कोई दोस्त नहीं अच्छा, आपको किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, आपको वो ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा है, या आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हो कि उनका बॉन्ड टूट जाए। या मूवीज़ में, या आप क्या देखते हो इंडियन सीरियल्स में, वो हमेशा घर में किसी की शादी तुड़वाते हैं तो कितने वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनकी एनर्जी तो लग रही है वो, है ना। हर बार कुछ प्लान करते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, कई बार सक्सेसफुल हो गया तो वो अनब्रेक करता है, बट एनर्जी तो लगी ना। तो वो एनर्जी कितनी लगी? 50-50। बट जब आपने इन दोनों को, कि ठीक है आपके दोस्त छूट गए बट अब मेरे साथ दोस्ती कर लो, तो जब तो दोस्ती करके नया बॉन्ड बना, वो इतना अच्छा बॉन्ड था, उनको कमी फील ही नहीं हो रही ओरिजिनल्स की। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनने पे 100 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो चुकी है, 100 रिलीज हो गई। तो 50-50 100 माइनस करो, मतलब डेल्टा का मतलब क्या होता है कि चेंज कितना आया एनर्जी में, तो चेंज तो कुछ भी नहीं आया। ये लगी थी प्लस प्लस, ये माइनस, तो अगर आप इनको ऐड करोगे 100 माइनस हो जाएगा 0, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? 0। ऐसे ही अगर आपने 10 ml इसका लिया और 10 ml इसका लिया, टोटल हो गया 20 ml। ऐसा नहीं होगा कि मिक्स करने के बाद वो कुछ इवेपोरेट कर गया तो 18 ही रह गया या कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कुछ नहीं होगा। डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या है? 0। परफेक्ट। और ऐसे ही जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी है, वो एक्सप्रेशन रॉल्स लॉ को तो फॉलो कर ही रहा है, तो रॉल्स लॉ वाला एक्सप्रेशन भी फॉलो होगा। तो जहां पे जो इंटरेक्शंस ऑफ AA, इंटरेक्शंस ऑफ BB आर इक्वल टू द इंटरेक्शंस ऑफ AB, ऐसे सोल्यूशंस को हम कह देते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। समझ में आया? तो ऐसे बहुत कम होते हैं, अगर कोई होता भी है तो वो पूरी इंटायर रेंज पे फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं उनमें कमी आ ही जाती है। तो उसकी अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो मेरे पास क्या है? एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। अब एनहेक्सेन एनहेप्टेन में फ़र्क ही कितना है? एक ही कार्बन यूनिट का फ़र्क है। हेक्सेन में कितने होते हैं? किसी को पता है? हेक्सेन क्या होती है? इट्स एन एल्केन, 6 कार्बन है। एंड हेप्टेन में कितने हैं? हेप्टेन में 7 कार्बन है। ऐसे ही इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। तो स्ट्रक्चर देखो, C2H5 Br, C2H5 I, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। या बेंजीन टॉलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर ही हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया और एक बेंजीन रिंग ले ली, तो दोनों को मिक्स कर दिया, तो इनके जो पेयर्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज आइडियल सोल्यूशन जब ये मिक्स करते हैं हम इनको। ओके, तो इनकी एग्जाम्पल याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वो कैसे आता है? दे विल आस्क यू इन अ वे कि अच्छा चलो बताओ टॉलीन एंड बेंजीन कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, विल दे फॉलो रॉल्स लॉ, या बेंजीन एंड टॉलीन के सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी बताना है आपको मुझे। कितना इजी है पता है? 0 होगी। वो ऐसे डाल देंगे क्वेश्चन में, डेल्टा एच 0, डेल्टा एच 0। तो आपको पता है कौन सी ऑप्शन है? दिस इज द ऑप्शन अगर बेंजीन एंड टॉलीन का सोल्यूशन आता है तो। समझ में आई चीज़ें? प्लीज़ नोट डाउन दीज थिंग्स। एंड ये एक बार में समझ नहीं आने वाला, हर क्लास में मैं ये बोलूँगी आगे भी, या बोल देती हूँ कि जब ABC सीखते हो ना, वो भी एक बार में नहीं आ गई कि छोटे बच्चे को चलो ये है A to Z, आप अपना टाइम याद कर लो, याद भी नहीं होगा कब ABC सीखी थी, है ना, बहुत टाइम हो गया। तो अब A to Z आपने को मम्मी ने पहली बार बुक दिखा दी तो पहली बार में तो याद नहीं हुआ ना। तो मेरी मम्मी भी क्या करती थी चीज़ों को, तो अगर सपोज वो मुझे कप में चाय दे रही है तो शील बी लाइक सुमन हैव टी इन CUP, ताकि वो चीज़ें याद रहें। तो ऐसे ही मैं रिलेट कर रही हूँ इनको हमारी डेली लाइफ से, तो जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उनको याद रखना है। एंड पैनिक नहीं होना अगर एक बार में चीज़ें समझ नहीं आ रही, इट विल टेक टाइम, बट आपको एफर्ट करते रहना तभी आएंगी। ओके अब भी उनकी बात कर लेते हैं जिनको मैंने बोला कि 50 क्वेश्चंस करके आओ बट वो नहीं करके आए और कुछ ज़्यादा कर लिए। ऐसे ही मेरे पास केस आते हैं, दो सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे। ओके हाँ, नॉन आइडियल के केस में ये ओबे नहीं करते। अब इनके फिर 2 केस आ जाते हैं, वो बच्चे जो ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं करके आए। तो यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स आती हैं।
जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब इनकी आप प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पर भी देखो तो P टोटल नहीं है इसके इक्वल, एंड डेल्टा H मिक्सिंग भी इक्वल 0 के नहीं है, एंड V मिक्सिंग भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये इसकी ये चीज़ नहीं पूछते। हाँ, अगर बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिर वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, फिर ये चीज़ें मेंशन कर देते हो आप। बट एक्चुअल जो केस है, जो चीज़ समझने वाली है वो ये है। अब दो तरह के बच्चे, ज़्यादा करने वाले, कम करने वाले। अब इसका एक सीन समझते हैं। ए एंड बी का सोल्यूशन बनाया ए बी, पॉजिटिव डेविएशन। अब मैंने क्या करा, दो सेक्शन थे, ए सेक्शन बी सेक्शन। ए सेक्शन के बच्चों की आपसी दोस्ती थी, इंटरेक्शन थी, प्यार था, अच्छा सेक्शन था। बी सेक्शन भी अच्छा था, इनके बीच में भी अपनी दोस्ती थी, इंटरेक्शन थी। अब मैंने दोनों को क्लास मिक्स कर दी कि चलो बच्चों को एक क्लास बिठा देते हैं, टीचर एब्सेंट है तो एक क्लास में बिठा देते हैं। तो ये बच्चे एक क्लास में बैठ तो गए बट इनमें इतना ज़्यादा प्यार नहीं हुआ, इनकी इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितने इनकी आपस में पहले प्यार था। मतलब आपके बुआ के बच्चे आए हैं तो दोनों की फैमिली, एक बुआ की ये फैमिली, दूसरी बुआ के बच्चे ये हैं। जब मैंने दोनों को घर में बिठाया, वो आपके घर में आए, मामा के घर आए हैं, तो इतना उनमें कोई प्यार लगाव नहीं दिख रहा। ठीक है, तो उनका क्या मन करेगा कि वो भाग जाएं, वो वापस से अपने अपने घर चले जाएं। थोड़ा टाइम तो साथ में बैठेंगे बट मन नहीं करेगा उनका। सो जब ऐसा सोल्यूशन बनता है तो ये जो बॉन्ड बना ए बी का, दैट इज वीकर। इनके बीच में इंटरेक्शन क्या थी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। इनकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी। अब इनके बीच में वीकर है, तो अब वीकर है तो इनको तोड़ना आसान है। इनको तोड़ना क्या है, आसान। कैसे है, जैसे मैंने इनका सोल्यूशन लिया बीकर में, ये सोल्यूशन है ए एंड बी का। अब मैंने इसको हीट करा, मतलब जो बुआ के बच्चे आए थे, आप उन्हें बोलो कि भाई आप दोनों के एक दूसरे में बन तो नहीं रही, आपको जो करना है करो। वो क्या चूज करेंगे, चलो घर चलते हैं। तो इसका सीन क्या रहेगा, जैसे ही आपने हीट करी तो वो जल्दी से निकल लेंगे, वो जल्दी से निकल लेंगे। ए और बी कंपोनेंट, वो वेपर प्रेशर उनका क्या होगा, ज़्यादा। सो पॉजिटिव डेविएशन वालों का हाई वेपर प्रेशर, तो वो जितना जल्दी निकलेंगे घर से उतना जल्दी अपने घर पहुंचेंगे, तो उतना ही जल्दी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंचेंगे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी पहुंच गए, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर। वेपर प्रेशर अगर हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ऑपोजिट चलते हैं। किससे लो होगा, देन ए एंड बी बी। ओके, उनका जो इसका सपोज मेरे पास था 90 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री, और ये इसका जो ए बी बना, इनका क्या होगा 65 डिग्री। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कम। ओके, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम रहता है पॉजिटिव डेविएशन का। अब इसकी एक्चुअल केमिस्ट्री की एग्जांपल क्या है, इसकी एक्चुअल एग्जांपल है मेरे पास इथेनॉल एंड एसीटोन की। इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2OH। अब ये OH है, ये अल्कोहल है, इसमें कौन सी इंटरेक्शन रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसको नहीं पता प्लीज रिमेंबर, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब ये और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ ऐसे जुड़ी हुई रहती है। ए मॉलिक्यूल, इसकी आपस में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट जब एसीटोन आया, एसीटोन इज CH3CO CH3। अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, है ना। तो जब इसको मैंने मिक्स कर दिया, ये A है और ये B है, तो खराब हो गया ना। इसको तो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ी इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल में इसको याद रखना है, हाई VP एंड लो BP, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई VP। पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल एंड एसीटोन की एग्जाम्पल तो ये एग्जाम में आती हैं। वो आपको दो मॉलिक्यूल दे देंगे, पूछेंगे बताइए इनमें पॉजिटिव डेविएशन होगी या नेगेटिव डेविएशन होगी। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, डन।
अब सेकंड, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब समझते हैं नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन क्या है? ए सेक्शन को मैंने बी सेक्शन के साथ बिठाया। अब वो दोनों को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ए सेक्शन वाले तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम इनकी हेल्प से हम थोड़ा ग्रो कर सकते हैं, है ना, अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो अब जब आप उनको, मैं बोलूँगी कि चलो अब आप अपने अपने क्लास में वापस जाओ, तो फिर भी वो थोड़ा अटैच रहेंगे, थोड़ी मुश्किल होगी। ऐसे ही सोचो कि बुआ के बच्चे पहली बार मिल रहे हैं, अब उनको मिलने के बाद लगा भाई वाह हमारे कजन्स तो बहुत अच्छे हैं, अब उनमें अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। सो पहले नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। या कज़न के घर में जो ऑलरेडी उनके आपस में कज़न्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट आपस में मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा सीन इधर होता है। ए एंड बी आपस में ज़्यादा अच्छा नहीं था, बी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट जैसे ही मैंने ए बी बना दिया, अब इनके बीच में हो गई है बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती। तो अब इनको तोड़ना मुश्किल है, अब इनको ब्रेक करना मुश्किल हो चुका है। सो अब मतलब इनको मैंने बीकर में डाला, अब इसको मैंने बीकर में डाला, ए बी का सोल्यूशन है। अब इनके बीच में तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, अब मैं इनको ब्रेक करने के लिए मेरी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया इनका? हाई। भाई अब तोड़ ही नहीं रहे हैं, वेपर प्रेशर। अब एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे, वो ब्रेक ही नहीं कर रहे अपनी फ्रेंडशिप, तो मुश्किल होगा। तो अब इनका वेपर प्रेशर जो है वो किससे ज़्यादा है? ए एंड बी से वेपर प्रेशर कम है, उनसे कम है। तो अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैंने उल्टा ही लिख दिया है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत कम है तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। सो अब इनका वेपर प्रेशर बहुत कम एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई। इधर क्या था? उल्टा था, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई वेपर प्रेशर। तो इधर इसकी अगर मैं आपकी बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से बोलूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी are stronger than the interactions of AA and BB. So high amount of energy is required to break the bond or to break up their interactions. That's why they have low vapor pressure and high boiling point. Energy ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, तो high boiling point. अब इसकी AB से हटकर एक्चुअल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्चुअल एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है मूवीज में, देखा है, सीरियल्स में, मर्डर मिस्ट्रीज में देखा होगा, किसी को बेहोश करते हैं तो वो उसके नाक पे एक रुमाल रख देते हैं, तो उस रुमाल पे क्या लिक्विड रहता है? दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। एसीटोन का फॉर्मूला अभी लिखा था। सो क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे ही एसीटोन के फॉर्मूला मैंने लिखा था, दोबारा से भी लिखने वाली हूँ, उसमें भी नहीं है। सो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वेरी बेसिक इंटरेक्शंस हैं इनके बीच में। अब जैसे ही मैंने इनको मिक्स करा तो ये है मेरे पास एसीटोन, CH3CH3CO। अब इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डेवलप, तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वैंडरबॉल इंटरेक्शन है। इसी वजह से इनका दोस्ती इनकी पक्की हो गई है, ज़्यादा प्यार आ गया है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए हो जाता है। सो ये दो केस हैं रॉल्स लॉ के, जहाँ पर नेगेटिव डिविएशन एंड पॉजिटिव डिविएशन। ओके, वेपर प्रेशर कम है इस केस में एंड इधर वेपर प्रेशर कम है इस केस में एंड इधर ज़्यादा है। एग्जाम्पल याद रखनी है, इधर थी इथेनॉल एंड एसीटोन, उधर है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन याद रखनी है, लॉजिकली सोचना है। अगर सुनते सुनते दिमाग 1 मिनट के लिए इधर उधर चला गया तो ये पूरा पॉइंट मिस हो जाता है। सो प्लीज़ फोकस बहुत ज़रूरी है। और देखो, मैंने कुछ रट्टा लगाने के लिए आपको नहीं बोला है, चीज़ें समझनी है,
उसके बाद रीड करनी है। और कब पता चलता है कि मुझे वो चीज़ें आ गई हैं? चाहे ये चीज़ आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से, चाहे मॉडर्न से, चाहे हमारे नोट्स से, या किसी भी बुक से पढ़ो, तो जब वो बुक से किसी भी बुक से समझ आ रही है ना, सारी बुक से, तो मतलब वो टॉपिक समझ आ गया है। ओके, अब उसी से थोड़ा आगे चलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस। इनकी प्रॉपर्टीज लिख रही हूं। फिक्स कॉम्पोजिशन रहती है एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अब जैसे मैंने अल्कोहल को पानी के साथ मिक्स करा, अल्कोहल का अपना बॉइलिंग पॉइंट था, पानी का अपना बॉइलिंग पॉइंट था, बट जब मैंने मिक्स कर दिया एक बाइनरी सोल्यूशन बना। अब वो ऐसी मिक्सचर है जिसकी मैंने कॉम्पोजिशन फिक्स रखी है कि 60:40 इनका कर दिया, कि 60 ml मैंने पानी डाल दिया, 40 ml मैंने अल्कोहल डाल दी, फिक्स कॉम्पोजिशन रखी। सो जब वो बॉईल कर रहे हैं ना, तो उनका एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट है, ना वो 78 है ना ही वो 100 है। तो वो कितना होगा वो डिपेंड करता है उनके बीच में पॉजिटिव डिविएशन थी या नेगेटिव डिविएशन। उसकी हेल्प से ये दो चीज़ें आती हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज़ सोचो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ये शो करते हैं जिनकी होती है पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन जिनकी होती है वो मिनिमम बॉइलिंग बनाते हैं। जैसे कि देखो, सपोज मेरे पास A है, एक B है। A का बॉइलिंग पॉइंट था 90 डिग्री, B का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। अब जो मिलकर AB बना है उनमें ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन नहीं है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि उनको भागना है छोड़कर एकदम से, तो एकदम जल्दी जल्दी भागे। जितना जल्दी वो निकले हैं उससे उतना जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, लो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 90 एंड 100 को मिलाकर वो बॉइल कर रहे हैं कहीं पे 82 डिग्री के अराउंड, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसीलिए हम इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ में आया? पॉजिटिव डिविएशन तो जिनको मिक्स करने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। बट अगर अब सोचो मैंने दो चीज़ें मिक्स करी, AA एंड BB, पहले इतना खास नहीं था, इधर 70 था इधर 90 था, तो अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अब मैं इसको हीट कर रही हूँ, अब नहीं वो जा रही, छोड़ के नहीं जा रही, तो वेपर प्रेशर लो। अब जब वो लो है तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है, इट इज़ टेकिंग टाइम टू रीच ओवर देयर। तो अब मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा हो गया। तो जो AB है वो 70 से कम नहीं जाएगा, 90 से भी कम नहीं जाएगा, वो जाएगा 95 डिग्री पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। तो नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लॉजिकली समझो, ऐसे रटना है जिनको वो रट लोगे कि पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो आपको यहाँ पर मैंने मेंशन करा फिक्स कॉम्पोजिशन रहती है, तो जो फिक्स कॉम्पोजिशन है सो आपको वो कॉम्पोजिशन याद करनी पड़ती है। तो जैसे कि हम वही एग्जांपल्स करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इथानॉल एंड वाटर की एग्जांपल। इथानॉल लेनी है मुझे 95.5%, पानी लेना है मुझे 4.5%। तो जब मैं इतनी कॉम्पोजिशन लेती हूँ ना, तो वो दोनों बॉयल कर रहे हैं 351.15 केल्विन पे, इतने टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहे हैं। ओके, इधर मैंने एग्जांपल ली मैक्सिमम की, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन। इधर मैंने एग्जांपल ली है HNO3 की पानी के साथ, 68% मैंने लिया HNO3, पानी मैंने लिया है 32%। अब जो दोनों बॉईल कर रहे हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है 393.5। ओके, यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कितने हैं वो याद रखने हैं एंड इनकी कॉम्पोजिशन। अब आप ये भी देख सकते हो, मैंने जो पॉइंट समझाए हैं वही लिखे हुए हैं। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस है। फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डिविएशन।
पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं, लेस देन है, और ये ठीक है। अब मैं बात करूं मैक्सिमम जो है बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है मोर देन आइदर ऑफ जो भी जो लिए हैं मैंने, एंड नेगेटिव डिविएशन वाले हैं, एग्जाम्पल है HNO3 एंड वाटर की। तो इसके साथ एजियोट्रॉप्स का टॉपिक भी खत्म होता है। अगर आप बुक से पढ़ने जाते हो ना NCERT से, तो ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करें हैं, हैवी वर्ड्स। तो प्लीज़ ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स दी हैं, इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, जो मैंने AA एंड DB की टर्म्स में समझाया है। फिर उसके बाद एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल सॉल्व करना, 5 ऑफ ईच, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा वेपर प्रेशर वाला टॉपिक खत्म होता है। रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, डन विद एवरीथिंग। अब बात आती है फाइनल थिंग की, मतलब अगर आप दिल्ली से, चंडीगढ़ से दिल्ली निकले हो, तो अब आप पहुंच चुके हो मेन सिटी पे, है ना। मेन सिटी है, जैसे आप रास्ते में कुछ खाने के लिए रुकते हो तो अम्बाला आ गया, या आपके पास कुरुक्षेत्र आ गया है, करनाल आ गया है, तो ये मेन सिटी है। तो दिस इज द मेन सिटी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर ही पूरा बना है इनके लिए। ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम करने वाले हैं इतनी इंपॉर्टेंट है, किसी को कुछ याद रहे ना रहे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना मैथ्स के या फिजिक्स के, उनको ये पता है, अच्छा सोल्यूशन चैप्टर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हो, सो ऐसे ये याद रहती हैं। तो प्रॉपर्टीज है क्या? ये प्रॉपर्टीज आपको पता है सोल्यूशन किस चीज का बना है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड नहीं करती कि आपने सल्यूट सॉल्ट लिया है या शुगर ली है, चाहे आपने कोई भी दुनिया भर का सल्यूट ले लिया, ये सिर्फ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि कितने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स आपने डाले हैं, सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड कर रही है। ओके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, इस चीज को लिख लो और इस चीज को समझ लेना है, ये मेन है। ठीक है, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सारी आने वाली प्रॉपर्टीज, जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे उनका मेन जो एट द एंड रिजल्ट आएगा, वहां पर आपको यही दिखाया जाएगा कि अच्छा ऐसे वो डिपेंड कर रही थी। ओके, सो डेफिनेशन देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट बट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, बट वैलिड इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स। ऑब्वियसली हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉल्ट डाला होगा, शुगर डाली होगी, ऐसी चीजों की। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? मेन है 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। पहली जो आज हम करने वाले हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड देन लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको। जो मैंने अभी बताया कि जब आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया था पानी में, जब इसमें सॉल्ट था तो वेपर प्रेशर कम हो गया था। पानी का सोल्यूशन जो बनाया, पानी का अपना वेपर प्रेशर प्योर का था, वो ज़्यादा था, बट अब वेपर प्रेशर क्या हो चुका है? कम सोल्यूशन बनाने पे। तो वो कितना कम हुआ, तो वो हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिविएशन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा था, है ना, तो कितना ज़्यादा हो रहा है वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, आपने देखा होगा जब स्नोफॉल होती है हिमाचल में या किसी भी एरिया में, वो नमक डाल रहे होते हैं रोड्स पे, है ना, कि ताकि वो जब ट्रैफिक होता है उस रोड के ऊपर, वहाँ पर वो नमक डालते हैं, है ना। तो वो क्यों डाल रहे हैं, तो वो इस चीज़ में एक्सप्लेन करेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये पता है क्या? कई बार आप बोलते हो कि जब कोई इंसान मोटा है तो भी उसमें ना पानी भरा है, या आप मोस्टली जब एक्सरसाइज करते हो तो बहुत जल्दी एकदम से वेट लॉस होता है क्योंकि आपके बॉडी से जो पानी, वाटर कंटेंट है वो निकल रहा होता है। या जब आपको इंजेक्शन लगते हैं या आपको ड्रिप लग रही है, वो सोल्यूशन कितनी कंसंट्रेशन का जाना चाहिए आपके अंदर, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। और आपने आरओ देखा होगा, घरों में आरओ का पानी पीते हो
तो आरओ सिस्टम कैसे काम करता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। सो ये सारी चारों प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इतनी इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ी सी डेरिवेशन पे हमें ध्यान देना है। सो पहली पे आ जाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग है क्या, इसमें रिलेटिव का मतलब समझ लेते हैं। रिलेटिव वो नहीं जो आपके रिश्तेदार। सपोज मैंने आपसे पूछा कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे या आपके 11th क्लास में कितने मार्क्स आए हैं। आपने मुझे बोला मैम मेरे 93% आए हैं। ओके, बढ़िया है, बट आपके ही फ्रेंड के मार्क्स आ गए 96%। तो आपके घर वालों आपको क्या बोलेंगे कि भाई उसके तो 96 आ गए, चाहे आपके भी 90% से अबव हैं, विच आर गुड इनफ, बट घर वालों ने कंपेयर करा 96 वाले से। वो रिलेटिवली देख रहे हैं कि आपके मार्क्स कितने आए या कितने नहीं आए, है ना। सो दैट इज रिलेटिव। सो यहाँ पर अब अगर मैं इसकी डेरिवेशन करूँ या रिलेटिव लोअरिंग की मैं बात करने वाली हूँ, रॉल्स लॉ ने मुझे क्या बताया था, इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। तो रॉल्स लॉ ने क्या एक्सप्रेशन दिया था कि जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज जस्ट एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। हम सॉल्वेंट को, देखो सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में है तो अभी से याद रख लेना, सॉल्वेंट को हम नंबर 1 मानते हैं, सॉल्वेंट को हमेशा हम 2 बोलेंगे। तो अगर ए बी की टर्म में बोल रहे हो तो सॉल्वेंट ए सॉल्यूट बी। तो जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर, उसको हम 1 लेंगे। ओके, सो रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। अब तो ये P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 नॉट, राइट। तो अब मैंने तो सोल्यूशन बना दिया था ना, अब इसमें तो दोनों ही है 1 + 2, तो वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि अब सल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं, वो ज़्यादा वेपर्स को निकलने नहीं दे रहे। तो कितना लो हुआ, तो कितना रिडक्शन इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद, तो उसको हम लेते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी दिखाता है कि कितना माइनस, कितना कम हुआ। सो वो किसके इक्वल होगा, टोटल। एक्चुअल में तो इसका सपोज वेपर प्रेशर ज़्यादा था ना, तो एक्चुअल कितना है P1 नॉट, जब कुछ भी मिक्स नहीं था, माइनस P1 जो कि अब सॉल्यूशन में है। सो अगर मैं लिख दूं P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके, और इसको हम P को क्या मान लेते हैं, P1 को, जो कि सॉल्यूशन के बाद उसका हुआ। अब मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि आई नीड स्पेस। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डाल सकती हूँ, ये मेरे पास वैल्यू है P1 की, तो मैं यहाँ डाल दूँ। सो मेरे पास क्या आया, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। अब P1 मैं कॉमन ले लेती हूँ, P1 नॉट 1 माइनस X1। अब 1 माइनस X1 फिर से वही चीज आ चुकी है जो हम पहले कर रहे थे। वी नो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो X2 किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस X1 के। तो अगर मेरे पास 1 माइनस X1 आया है, सो आई कैन पुट इट देयर ऑब्वियसली। सो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, P1 इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट XB, XB या X2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब डेल्टा P क्या था उसको भी लिख लेते हैं, P1 नॉट माइनस P1 नॉट, ये इधर से मैंने ले लिया। अब ये किसके इक्वल है, P1 नॉट X2 के। अब मुझे ये P1 नॉट हटाना है, इलिमिनेट करना है। क्यों करना है वो मैं समझाऊंगी। सो मैं दोनों साइड डिवाइड कर रही हूँ P1 नॉट से, दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया P1 नॉट से, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। सो अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है, इसको इरेज कर दूं। अब एक्सप्रेशन आप खुद भी लिख सकते हो मेरे लिखने से पहले, और उसको समझने की कोशिश भी करनी है कि क्या आने वाला है। दैट इज
P1 upon P1 नॉट इक्वल टू x2 एंड x2 क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 N1 प्लस N2। और मैंने क्या बताया था, नंबर 1 हमेशा देना है सॉल्वेंट को, नंबर 2 किसका होगा, सल्यूट का। तो ये सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस ये जो टर्म है, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाला एक्सप्रेशन बता रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओनली। तो यही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब मैं ओवरव्यू दे देती हूँ फिर से। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि जब आप एक सॉलिड को सल्यूट लेते हो एंड वाटर एक सॉल्वेंट रहेगा, तो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सोल्यूशन का सिर्फ एक वॉलेटाइल कंपोनेंट पे जो कि वाटर है। वो एक्सप्रेशन लिखा मैंने। उसके बाद रिडक्शन कितनी हुई, प्योर का इतना था, उससे माइनस कर दो, मेरे पास आ जाएगा, है ना। वो एक्सप्रेशन आया, मैंने उसमें वैल्यू डाल दी ये वाली। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा मोल फ्रैक्शन का, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। डिवाइड कर दिया कैंसिल करने के लिए P1 नॉट को। क्यों करा, क्योंकि मुझे मोल्स के टर्म में लाना था आंसर। तो ये आ गया। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, लेट्स डू इट। मेरे पास एक्सप्रेशन आप लिखवा भी सकते हो मुझे, मेरे को तो चलो याद है, चलो ये लिख देते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। डोंट वरी, आपको भी याद हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पे, ठीक है। अब मेरे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी डाला है। अब एक ग्लास में पानी लो, उसमें एक ड्रॉप इंक की डालो, है ना, एक ड्रॉप इंक की डाली। अब एक पूरा टब भर लो, उसमें सिर्फ एक ड्रॉप डालो, तो वो कितना ज़्यादा डाइल्यूट। तो पानी टब में बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक ही ड्रॉप सल्यूट की है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सल्यूट के बहुत कम है। इतने कम कि जो हम उसको निगलेक्ट ही कर देंगे, N2 को निगलेक्ट ही कर देंगे कि ना के बराबर है। अगर मैंने सॉल्टी सॉल्यूशन लिया है, पानी का एक नमक डाला 1 चम्मच और पानी का ग्लास लिया है, बट अब मैंने फिर से एक टब भर दिया, उसमें सिर्फ मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट तो ना के बराबर है। तो उस केस में मैं यहाँ पर N2 को इग्नोर कर दूंगी कि इट इज लाइक ना के बराबर है। सो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, जिसको ये नहीं पता, वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर हम मास को किसके इक्वल लेते हैं, W, मोलर मास को कैपिटल M से। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। सो क्या आया, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट है यहाँ पे किसके इक्वल, N2 क्या होगा, मास W2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। नेक्स्ट सल्यूट, मतलब ये सल्यूट का है, सल्यूट। और N1 का क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आने वाला है। सारे न्यूमेरिकल्स में यही एक्सप्रेशन से काम करना है। डेरिवेशन आपको कब याद रखनी है, जब आपको एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाए, बट जब न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सिर्फ इसी एग्जाम्पल से, इसी डेरिवेशन के एक्सप्रेशन से आते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो पूछेंगे चलो M2 बताओ कितना आया, कि मोलर मास कितना है सल्यूट का। तो दिक्कत कहाँ आती है, आप यही कंफ्यूज हो जाते हो कि M2 क्या है और M1 क्या है। तो हमेशा याद रखना है, नंबर 1 सॉल्वेंट को देना है, A हमेशा सॉल्वेंट को रखना है, ठीक है। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है, करना है ये। अब ये क्वेश्चन एक मैंने ऐड करा है आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन क्या है, अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस मच,
नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इज एडेड। ओ माय गॉड, बहुत हैवी वर्ड्स यूज हो गए उस बच्चे के लिए जिसने 12th क्लास में अभी सेकंड सेशन ही अटेंड करा है। तो ट्रिक पता क्या रहती है, आप हमेशा जो गिवन है ना वो लिख लो। ये तो मैं कर ही सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने हर चीज में आपको हिंट दिया है, प्योर बताया है। बेंजीन एक सॉल्वेंट है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो मुझे उन्होंने P1 नॉट दे रखा है 0.850 बार, तो ये प्रेशर की यूनिट है, प्योर प्रेशर। और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड भी लिख दिया और नॉन वोलेटाइल भी लिख दिया, तो मतलब वो सल्यूट है। उसका W2 दे रखा है, सो दैट इज 0.5 ग्राम। कितनी बेंजीन में डाला? 39 ग्राम, तो ये क्या है? W1 39 ग्राम। मोलर मास भी बेंजीन का दे रखा है, ग्रेट। M1 भी दे रखा है, कितना है? 78, कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब पूछा है टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कितना है? P1 दैट इज 0.845 बार। आपको पूछा है M2 मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जो कि सल्यूट है, सो आपको M2 पूछा है। समझ में आ गया? अब चलो ये फिर भी समझ नहीं आया, एक्सप्रेशन तो लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या था? P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल टू W2 M2 M1 W1 एंड M1। ओके, सो यहाँ पर अब जो गिवन है उसके मैंने सिंबल सारे साथ में लिखे हैं, सो आप भी पहले वही करो। तो उसके बाद इसमें वैल्यूज डालना बहुत इजी है। P1 नॉट इज 0.850 डिवाइडेड बाई 0.850। P1 क्या है? 0.845। डरना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। W2 क्या डाला मैंने? W2 क्या है यहाँ पर? 0.5। और M2 मुझे पता नहीं है। W1 कितना दे रखा है मेरे पास? 39। एंड M1 कितना है? 78। तो अब आप क्या करोगे? इसको पहले सब्सट्रैक्ट करो, इसको माइनस करो, ये तो डबल हो गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और 2.5 है तो वो 1 के इक्वल आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 170 ग्राम पर मोल। यूनिट मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना आंसर आता है। तो क्या करा मैंने? जस्ट एक्सप्रेशन जो गिवन था वो लिखा, जो मुझे गिवन था वो सारी वैल्यूज मैंने लिख दी एंड वैल्यूज पुट कर दी। ये तो सिंपल मैथ है, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने हैं तभी क्लियर होंगे। ये हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, मैंने इस क्लास में इसीलिए ऐड करी क्योंकि ताकि आज सारी वेपर प्रेशर की बातें खत्म हो जाएं। नेक्स्ट क्लास में वेपर प्रेशर की बातें ज़्यादा नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब आप खिचड़ी बनाते हो या आप वेपर प्रेशर में कुछ चीज़ें बना रहे हो कुकर में, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप पहाड़ों पे जाते हो, क्या वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है? क्या सेम ही टाइम लगता है? इस चीज़ को सोचना है। एंड वो क्वेश्चन कि क्यों हमने जब हमेशा वो करा सॉल्ट डालते हैं रोड्स पे जब स्नोफॉल हो रखी होती है, तो सॉल्ट क्यों डाला? तो उस चीज़ का आंसर हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज हमने क्या करा? यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग द पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ये खुद भी रिकॉल करो। फर्स्ट टॉपिक था हमारा वेपर प्रेशर। 2 केसेस देखे हमने जिसमें हमने देखा कि जो रॉल्स लॉ है, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, 2 केसेस देखे। दोनों के लिए हमने रॉल्स लॉ देखा। रॉल्स लॉ के लिए हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करी। उसके बाद हमने देखे डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उससे पता चला एजियोट्रॉप्स क्या है। एजियोट्रॉप्स के बाद हमने देखा कि उनकी भी 2 टाइप्स हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। देन हमारा मेन टॉपिक आया जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें 4 प्रॉपर्टीज आई मेरे पास। चारों प्रॉपर्टीज के नाम
अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, उसको मैं बोलूँगी भी नहीं याद करो। सो पहली हमने करी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो जो एक्सप्रेशन है उसको याद कर लेना है और बार बार जब क्वेश्चंस करोगे वो अपने आप याद होगा। अब इस सब में कोई भी डाउट है या ये पीपीटी चाहिए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू आस्क अस इन अ टेलीग्राम ग्रुप, ओके। बाकी कमेंट कर दीजिए कैसी क्लास लगी है एंड लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिनिश कर देंगे एंड आई होप आप सब लोग आंसर ढूंढ के लाओगे कि क्यों हम डालते हैं जो भी स्नोफॉल हो रखी है उस पर सॉल्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन।